स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट करने लगे हैं क्विज़। और फर्स्ट क्विज़ इसमें देखेंगे हमारी बुक के मुताबिक। ये जो बुक हम कर रहे हैं इसका नाम है फिज़िक्स बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, और ये सर्वे इसका आथर है। तो हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ, इसी तरह पूरी बुक हम कंप्लीट करेंगे। तो इसकी थ्योरी चैप्टर नंबर 5 की हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्विज़ की तरफ चल रहे हैं। तो क्विज़ में से फ़र्स्ट क्विज़ देखने लगे हैं। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ मोस्ट करेक्ट। कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू हैव मोशन इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि फोर्स ना लगे इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स तो मोशन हो सकती है। तो ये करेक्ट है। वो इस वजह से करेक्ट है क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो तो मोशन होती है कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स बॉडी कैन हैव मोशन। ठीक है, बी की तरफ चलते हैं। ए तो करेक्ट होगी। अब बी में कहता है इट इज़ पॉसिबल टू हैव फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि फोर्स होगी लेकिन मोशन नहीं हो रही। ये भी करेक्ट है क्योंकि आप देखें अगर ये टू फोर्सेस ऑपोजिट इक्वल लग रही हैं तो कैंसिल कर रहा है और ये रेस्ट में मोशन नहीं हो रही। फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन मोशन नहीं हो रही। ये भी करेक्ट होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, सी देखते हैं। सी में कहते हैं नाइदर ए नॉर बी। कह रहा है ना ए करेक्ट है ना बी करेक्ट है। तो ये तो गलत हुई क्योंकि ए और बी तो करेक्ट हैं दोनों। आगे डी में आ जाए, कहते हैं बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ये ठीक है, डी लास्ट करेक्ट है क्योंकि ए और बी दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्विज नंबर 2 देखते हैं। इसमें कहता है एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस नो एक्सलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू फॉर ऑब्जेक्ट। कह रहा है अगर एक्सलेशन ना हो तो क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ए सिंगल फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। क्या सिंगल फोर्स लग रही होगी तो ये करेक्ट नहीं है पहली ऑप्शन। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो तो इसका मतलब फोर्स भी ज़ीरो होनी चाहिए। क्योंकि अगर सिंगल फोर्स एक्ट कर गई तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा। उसने क्या कहा है, एक्सेलेरेशन ज़ीरो है, कौन सी करेक्ट नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि सिंगल फोर्स लग गई तो एक्सेलेरेशन फिर ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि फोर्स लगेगी तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट बी को भी हम देखते हैं क्योंकि सारी ऑप्शन को पढ़ते हैं तो मोर कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और MCQ को पढ़ने का तरीके का रूल भी यही होता है कि तमाम ऑप्शन को पढ़ा जाए और तमाम ऑप्शन की हमें रीजंस का पता होना चाहिए। अब दूसरी ऑप्शन देखते हैं। इसमें कहते हैं नो फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। तो जब फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो एक्सेलेरेशन भी नहीं होगा। तो ये फिर करेक्ट है क्योंकि जब फोर्स नहीं लग रही तो एक्सेलेरेशन भी नहीं होगा। सी देख लेते हैं। सी में कहता है फोर्स एक्ट ऑन दी ऑब्जेक्ट बट दी फोर्सेस कैंसिल। ये भी करेक्ट है क्योंकि जब एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगा तो क्या होनी चाहिए, फोर्स ज़ीरो होनी चाहिए। और फोर्स ज़ीरो होगी ना क्योंकि ये कैंसिल कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक है, और बी में भी क्या हो रहा है, एक्सेलेरेशन ज़ीरो फोर्स ज़ीरो है, लेकिन सी में बैलेंस कर रही हैं और ज़ीरो हो रही है तो एक्सेलेरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सी ऑप्शन देख ली। अब इसमें टोटली 3 ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्विज नंबर 3 पे। इसमें कहता है एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट फोर्स एंड एग्जिबिट एन एक्सेलेरेशन इन रिस्पॉन्स। कह रहा है फोर्स लगती है तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है। तो बताएं विच स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ट्रू। अब ये द वर्ड ऑलवेज आ गया। जब ऑलवेज आएगा ना तो वो स्टेटमेंट हमने चूज़ करनी है जो हमेशा करेक्ट होगी। उसको चूज़ नहीं करेंगे जो एक सिचुएशन के लिए करेक्ट है, उसको चूज़ करेंगे जो हमेशा करेक्ट होगी। तो चलें देखते हैं कौन सी हमेशा करेक्ट होगी। द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में क्या मूव करता है हमेशा। तो इसको देखते हैं तो ये हमेशा करेक्ट नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि जब फोर्स लगे तो फोर्स की डायरेक्शन में मोशन हो सकती है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि फोर्स लग रही हो मोशन इसके ऑपोजिट हो। जैसे बॉल को आप थ्रो करें अपवर्ड, तो आपने थ्रो तो कर दिया, मोशन अपवर्ड है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स किधर है, नीचे है। ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है लेकिन मोशन उसके ऑपोजिट हो रही है। इसका मतलब ए करेक्ट तो है लेकिन हमेशा ऑलवेज करेक्ट नहीं होगी। अब बी की तरफ चलते हैं। बी में कहता है द एक्सेलेरेशन इज़ इन द सेम डायरेक्शन एज वेलोसिटी। कह रहा है एक्सेलेरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। तो ये भी हमेशा करेक्ट नहीं होता, करेक्ट होता है लेकिन ऑलवेज करेक्ट नहीं होगा। क्योंकि जब स्पीडिंग अप हो, ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज़ कर रही हो तो फिर वेलोसिटी एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन जब ब्रेक लग रही हो या वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो तब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इसका मतलब है ये बी ऑप्शन करेक्ट तो है लेकिन हमेशा करेक्ट नहीं है, तो फिर भी इसको भी चूज़ नहीं करेंगे। आगे फिर चलते हैं नेक्स्ट सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन में कहता है एक्सेलेरेशन
इज़ इन द सेम डायरेक्शन एज फोर्स, एक्सेलेरेशन फोर्स की ही डायरेक्शन में होगा, ये हमेशा करेक्ट होगा। क्योंकि फोर्स लगेगी तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है फोर्स एंड एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। लेट करें ये फोर्स लगी तो पहले बॉडी की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, फिर इसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ। एक्सेलेरेशन किसको कहते हैं, वेलोसिटी को नहीं कहते, एक्सेलेरेशन कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी को। और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, ये राइट डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मतलब एक्सेलेरेशन राइट डायरेक्शन में आ गया। तो फोर्स भी राइट लगी तो वेलोसिटी भी जो चेंज हुई राइट हुई, तो एक्सेलेरेशन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब उसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हुआ, क्योंकि ये हमेशा और हमेशा ये ऐसा ही होता है। अब डी को भी देख लेते हैं। दी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, तो क्या वो कहता है कि फोर्स लगेगी, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, तो क्या वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, तो पॉसिबल ऐसा हमेशा करेक्ट नहीं होता। करेक्ट भी होता है लेकिन हमेशा नहीं होता, क्योंकि फोर्स लगेगी, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, तो वेलोसिटी इंक्रीज़ भी हो सकती है जब बॉडी स्पीडिंग अप हो, स्पीड इंक्रीज़ कर रही हो। लेकिन ये भी है कि फोर्स लगे तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही हो। ये कौन सा केस है, जब ब्रेक लग रही हो तो फोर्स लगने से क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज़ भी हो रही होती है। ठीक है, तो मोर एक्यूरेट ऑप्शन जो हमेशा करेक्ट होगी वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यू पुश एन ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट अक्रॉस अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर विद द कांस्टेंट फोर्स फॉर ए टाइम इंटरवल टी रिजल्टिंग इन फाइनल स्पीड वी फॉर द ऑब्जेक्ट। You repeat the experiment but with a force that is twice as large. What time interval is now required to reach the same final speed v? For ये कह रहा है, इसको सिंपल मैं इधर समझा देता हूँ। कह रहा है फोर्स लगी तो कितनी स्पीड हुई, v हुई। अब कह रहा है फोर्स डबल लगे तो वेलोसिटी सेम v ही रहनी चाहिए। पहले फोर्स f लगी, वेलोसिटी v हुई, अब डबल फोर्स लगी तो वेलोसिटी v ही रहनी चाहिए। तो बताएं कितना टाइम इंटरवल होगा। तो इसका टाइम इंटरवल को देखने के लिए हमने ये फार्मूला लिखा है एक्सेलेरेशन का v/t, टी को इधर ले जाएं दूसरी तरफ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v = t आ गया। अब देखें एक बात कन्फर्म है, वेलोसिटी को हमने क्या करना है, कांस्टेंट करना है। तो जब ये कांस्टेंट होगा तो ये a और t इन्वर्स हो जाएंगे। यानी अगर एक्सेलेरेशन फोर्स क्या होगी, फोर्स वो खुद कह रहा है फोर्स क्या हो रही है, डबल हो रही है, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा। तो इधर एक्सेलेरेशन को डबल करेंगे तो टाइम क्या होगा, हाफ होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन डबल फोर्स के डबल, उसने खुद कहा ना फोर्स डबल होनी है। जब फोर्स डबल होगी तो एक्सेलेरेशन डबल हो जाएगा, और जब एक्सेलेरेशन को डबल करेंगे तो टी हाफ होना चाहिए, क्योंकि फिर ही प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, वी आएगा। तो इधर टी को 2 करें तो एक्सेलेरेशन को 2 करें तो टी क्या हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी वी ही रहेगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखने लगे हैं। इसमें कहता है ए बेसबॉल ऑफ मास m इज़ थ्रोन अपवर्ड with some initial speed, a gravitational force is exerted on the ball at all points। ठीक है, इसको ऑप्शन को देखते हैं। इसमें कहता है कि बॉल है जिसको हमने थ्रो किया अपवर्ड, तो ये हाइट पे जाता है, मैक्सिमम हाइट पे आता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये मैक्सिमम पॉइंट है, फिर नीचे की तरफ आता है। वो कहता है जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करती है वो किस पॉइंट पे एक्ट करती है। ऑप्शन में देखते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स जो एक्ट कर रही है एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स मोशन, एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स मोशन एक्सेप्ट द हाईएस्ट पॉइंट। वो कह रहा है कि पहली ऑप्शन में कहता है क्या सारे पॉइंट पे फोर्स लगेगी, तो उसमें कहता है कि सारे पॉइंट पे लगेगी लेकिन सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं लगेगी। थर्ड में कहता है एट नो पॉइंट्स इन इट्स मोशन, किसी पॉइंट पे फोर्स नहीं लगेगी। तो इसका राइट आंसर है ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा बॉडी पे लगती है और हर पॉइंट पे लगेगी, वो इनिशियल हो, मिड में हो, हाईएस्ट पॉइंट पे हो, कहीं पे भी हो, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा लगेगी। कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट नहीं करेगी। फिर 6 पे आ जाएं, लास्ट आज हम 6 क्विज़ तक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट इसके टोटल 14 है इस चैप्टर के क्विज़, बाकी रिमेनिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें कहता है सपोज यू आर टॉकिंग बाय इंटरप्लेनेटरी टेलीफोन टू योर फ्रेंड। इसको ना मैं सिंपल फास्ट में समझा देता हूँ। कहता है कि आप जो है ना कि अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं टेलीफोन पे, और आपका फ्रेंड मून पे है, और वो आपसे कहता है कि मैंने 1 न्यूटन गोल्ड विन किया है, और आप भी उसको एक्साइटेडली क्या कहते हैं कि मैंने भी, और आप अर्थ में हैं और आप उसको कहते हैं कि मैंने भी 1 न्यूटन गोल्ड अर्थ किया है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप में से कौन रिचर होगा। ठीक है, आप या आपका फ्रेंड, क्योंकि आपका फ्रेंड मून पे है और आप अर्थ पे हैं। आपके फ्रेंड ने भी 1 न्यूटन गोल्ड विन किया है और आपने अर्थ पे 1 गोल्ड विन किया है, तो कौन ज़्यादा रिचर होगा
इट मीन जिसका मैथ ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रिचर होगा, क्योंकि मैथ तो हमेशा सेम रहता है, मैथ चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है। अब ज़रा देखिएगा, अगर आप अर्थ पे बात करते हैं तो अर्थ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी होता है, यानी 9.8 होता है। लेकिन आप जब मून पे चले जाएंगे तो जी क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है, यानी g/6 हो जाता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसका मतलब है आपको अगर 1 न्यूटन लाना है तो 1 न्यूटन लाने के लिए इधर मैथ को कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, क्योंकि इधर 6 लाएंगे तो 6 इस 6 से कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। ये 6 से कैंसिल होगा, mg आएगा, और mg आएगा मतलब क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। तो इसका मतलब आपका फ्रेंड जो मून पे है वो ज़्यादा रिचर होगा। हालांकि दोनों का वेट सेम है, दोनों ने 1 न्यूटन गोल्ड विन किया है, लेकिन जो मून पे है उसका गोल्ड का मैच ज़्यादा, तो वो रिचर ज़्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इसके क्विज़ का लिए। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्विज़ देखेंगे। इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।